ब्लैक होल ट्रेजेडी। देखिए, फोटो देख करके कुछ तो समझ में आ रहा होगा कि एक छोटे से कमरे में कुछ 100-125 अंग्रेजों को जबरदस्ती बंद कर दिया गया है, जिसमें से अधिकांश की दम घुटने से मौत हो गई। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये वास्तविक फोटो नहीं है, ये मैनुअल फोटो है। और ये जो घटना है ब्लैक होल की घटना, ये भी इतिहास में सिद्ध घटना नहीं है कि वास्तव में ऐसी कोई घटना घटी। इसलिए मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था, सो कॉल्ड घटना, तथा कथित, मतलब जो घटी कि नहीं घटी, इसको लेकर के इतिहास में थोड़ी सी संदेह की स्थिति है। अब ये घटना क्या है? हॉलवेल नाम के इतिहासकार ने इस घटना का जिक्र किया है अपनी पुस्तक अलाइव द वंडर में। हॉलवेल ने अपनी पुस्तक अलाइव द वंडर में इस घटना का जिक्र किया है और हॉलवेल बोलता है कि मैं इस घटना का प्रत्यक्षदर्शी था, मैं इस घटना में शामिल था। हॉलवेल के अनुसार सिराजुद्दौला ने, या सिराजुद्दौला के आदेश पर सिराजुद्दौला के सैनिकों ने 20 जून 1756 को एक छोटे से कमरे में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया। भाई हकीकत देखा जाए तो कमरे का जो साइज बताया गया उसमें 146 बंदे आ ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी हॉलवेल ने कहा है तो मान लेते हैं भाई, कमरा जो है 18 फीट लंबा था और 14 फीट 10 इंच चौड़ा था। अब आप खुद मैथ्स के अच्छे जानकार हैं, तो इतने छोटे से कमरे में क्या 146 व्यक्ति आ सकते हैं क्या? लेकिन आरोप लगाया गया कि भाई 146 अंग्रेजों को इस कमरे में बंद कर दिया गया जबरदस्ती सिराजुद्दौला के सैनिकों के द्वारा। अधिकांश की 123, संख्या भी बताइए साहब, 123 व्यक्तियों की दम घुटने से मौत हो गई। अब यह घटना घटी कि नहीं घटी, कोई इस पर प्रकाश नहीं पड़ता, लेकिन आधुनिक इतिहासकार इस घटना को सही नहीं मानते, क्योंकि लॉर्ड क्लाइव को युद्ध प्रारंभ करने के लिए, ऐसा भी कहा जाता है, मैं आपको बता रहा हूं कि लॉर्ड क्लाइव को सिराजुद्दौला के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ करने के लिए एक बहाने की तलाश थी। यह भी संभव है कि बहाना नहीं मिला तो एक काल्पनिक घटना को क्रिएट कर दिया गया। अक्सर इतिहास में देखा गया है कि कई बादशाह, कई राजा, लोकतांत्रिक देशों में भी कई लोग ऐसी घटनाओं को क्रिएट कर देते हैं ताकि कोई बहाना मिल सके। लॉर्ड क्लाइव ने एक बहाना क्रिएट कर दिया। अब ये जो बहाना था, ब्लैक होल की घटना, इसने एक युद्ध को जन्म दे दिया। इस युद्ध को कहा जाता है प्लासी का युद्ध। यह प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के मध्य हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से सेनापति थे लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम था? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। इन्हीं मिस्टर क्लाइव को भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। और बंगाल की फौज का नेतृत्व कर रहे थे नवाब सिराजुद्दौला, और नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति थे मीर जाफर। इस युद्ध को प्रारंभ करने के पहले रॉबर्ट क्लाइव ने शतरंज पर अपनी बिसात को बिछा दिया था। मीर जाफर को, जगत सेठ को, राय दुर्लभ को और सिराजुद्दौला के दरबार के तमाम प्रभावशाली लोगों को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। मीर जाफर को सीधा सीधा लालच यह था कि तुम हमें साथ दो, हम तुम्हें बंगाल का नवाब बनेंगे, तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें बंगाल दे देंगे। लालच था। ये जो प्लासी का ये युद्ध हुआ है, ये कहां पर है? प्लासी। प्लासी बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के बाएं तट पर स्थित है। प्लासी नाम की जगह आज भी मौजूद है। प्लासी का संग्राम लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव की महत्वाकांक्षा का परिणाम था। यह वही लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव है जो ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क के रूप में भर्ती हुआ था। कभी आत्महत्या करने की भी योजना बना ली, लेकिन प्लासी के युद्ध के बाद लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव भारत में ब्रिटिश का सर्वे सर्वा बन गया, रियल फाउंडर बन गया। भाई प्लासी का युद्ध चरम सीमा पर था। सिराजुद्दौला के साथ फ्रांसीसी सेना थी और मीर जाफर तो था ही खैर, लेकिन मीर जाफर को क्लाइव पहले तोड़ चुका था। युद्ध प्रारंभ हुआ, प्लासी का युद्ध। युद्ध के दौरान युद्ध में सिराजुद्दौला की फौज नो डाउट ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज के ऊपर भारी पड़ रही थी, लेकिन ऐन मौके पर
सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर अपनी फौजी टुकड़ी के साथ अंग्रेजों के साथ आके मिल गया। सिराजुद्दौला हार गया। मीर जाफर के पुत्र मीरन ने सिराजुद्दौला का वध कर दिया। अंग्रेजों ने अपना वचन निभाते हुए सिराजुद्दौला के स्थान पर मीर जाफर को बंगाल का अगला नवाब बनाया। तो अंग्रेजों के सहयोग से सिराजुद्दौला को धोखाधड़ी देने के बाद मीर जाफर बंगाल का अगला नवाब बना। 23 जून 1757 को हुआ प्लासी का यह युद्ध आधुनिक भारत के इतिहास में एक ग्रेट टर्निंग पॉइंट माना जाता है। ग्रेट टर्निंग पॉइंट, महान निर्णायक बिंदु इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्लासी के युद्ध के पहले बंगाल का नवाब स्वतंत्र था, संप्रभु था, ताकतवर था, लेकिन प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बन गया। कठपुतली नवाबों का दौर शुरू हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। कठपुतली नवाब करते करते वो धीरे धीरे पूरे बंगाल का भी कैप्चर कर लेंगे। प्लासी के युद्ध में जो काम अधूरा छूट गया उसे बक्सर के युद्ध में पूरा कर लिया गया। कैसे, आइए हम देखते हैं अगली शील्ड पर। मीर जाफर साहब नवाब बने, धोखा देकर के नवाब बने, ठीक है ना। 1757 से 1760 3 वर्ष मीर जाफर नवाब बना रहा, ठीक है ना। अयोग्य था, अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली था, अंग्रेजों के लिए स्वर्णिम युग प्रारंभ हो गया था। एक ब्रिटिश इतिहासकार लिखते हैं कि अंग्रेजों ने जम करके बंगाल को लूटा। बंगाल को सोने की बोरी की तरह इस्तेमाल किया गया, जो जितना लूट सकता है लूट ले। ईस्ट इंडिया कंपनी बेहद समृद्ध हो गई। ये पैसा इंग्लैंड भेजा गया, इंग्लैंड समृद्ध हो गया। इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति घटित हुई उसमें प्लासी के पैसे बहुत काम आए। अगर प्लासी का युद्ध नहीं होता तो जेम्स बॉन्ड का इंजन और बड़े बड़े उद्योगपतियों का पूरा मशीनें नदी में फेंक दी जाती, टेम्स नदी में बहा दी जाती। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों को मौका मिल गया अपनी आर्थिक स्थिति को संवारने का। भारत के, बंगाल के आर्थिक शोषण के युग प्रारंभ हो गए और ब्रिटेन की आर्थिक समृद्धि का युग प्रारंभ हो गया। तो इस प्रकार प्लासी का युद्ध एक लैंडमार्क है इंडियन हिस्ट्री में। यह भारत के लिए दुखदाई है और ब्रिटेन के लिए एक अवसरमूलक घटना है। अंग्रेजों का नियुक्त वह एक अयोग्य नवाब था। भाई योग्यता तो थी नहीं, और कठपुतली योग्य हो भी तो कठपुतली नवाब कितने दिन अपनी योग्यता का परिचय दे सकता है। मीर जाफर के समय में बंगाल की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। अंग्रेज बंगाल को सोने की बोरी की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। इस बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के लिए अंग्रेजों ने नवाब मीर जाफर को ही दोषी ठहराया। मीर जाफर को भी कहीं ना कहीं मन में आत्मग्लानि जरूर थी कि मेरा राज्य किस तरीके से आर्थिक रूप से कमजोर होता जा रहा है। मीर जाफर और अंग्रेजों के बीच में भी संघर्ष हुआ। आखिरकार मीर जाफर ने नवाब के पद से त्यागपत्र दे दिया। अंग्रेजों ने 1760 में मीर कासिम से समझौता कर लिया। ये मीर जाफर के ही दामाद थे मीर कासिम, और मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। दूसरी क्रांति, अंग्रेजों ने सोचा कि मीर कासिम भी मीर जाफर की ही तरह अयोग्य होगा, लेकिन स्थिति कुछ और निकली। मीर कासिम योग्य व्यक्ति था। वो जैसे ही नवाब बना उसने अंग्रेजों के खिलाफ ही कार्य करना प्रारंभ कर दिया। नवाब बनने के पश्चात मीर कासिम ने 27 सितंबर 1760 को मिदनापुर चटगांव के जिले अंग्रेजों को सौंप दिए। मीर कासिम बंगाल का योग्य व्यक्ति था। ईस्ट इंडिया कंपनी उसके शासन कार्य में ज़्यादा हस्तक्षेप ना करे, इसलिए उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी। मुंगेर स्थानांतरित करने के पश्चात मीर कासिम ने अपनी सेना को रिशफल किया, सेना का फिर से पुनर्गठन किया और सैनिक प्रशिक्षण देने के लिए यूरोपीय अधिकारियों की नियुक्ति की। मीर कासिम के इन सब कार्यों को ईस्ट इंडिया कंपनी के हुक्मरान बड़े गौर से देख रहे थे। मीर कासिम ने मुंगेर में तोप और बंदूक बनाने की फैक्ट्री भी स्थापित की।
अंग्रेज कहीं ना कहीं मीर कासिम के प्रति सतर्क रहने लगे और मीर कासिम गोपनीय रूप से अवध के नवाब और मुगल बादशाह के साथ भी बातचीत करने लगा। आखिरकार वही हुआ जिसका अंग्रेजों को डर था। अंग्रेजों और मीर कासिम के मध्य संघर्ष अवश्यंभावी हो गया, क्योंकि मीर कासिम धीरे धीरे अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा था और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार थे उनको भी धीरे धीरे समाप्त कर रहा था। 2 वर्ष के लिए उसने समस्त व्यापारिक करों को और चुंगियों को समाप्त कर दिया। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी मीर कासिम से नाराज हो गई और मीर कासिम को पद से उन्होंने हटा दिया। देखिए आप, अंग्रेजों ने मीर कासिम की इस नीति का विरोध किया और जुलाई 1963 में अंग्रेजों ने कासिम के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध को इतिहास में बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसके पहले भी कुछ युद्ध हुए हैं, जैसे 1763 का कटवा का युद्ध, 1763 गिरिया का युद्ध, 1763 उदय नाला का युद्ध और 22 अक्टूबर 1764। इस युद्ध को आप याद रखिएगा, 22 अक्टूबर 1764, इसे बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। बक्सर के युद्ध के समय मीर कासिम नवाब के पद से हट चुका था और मीर कासिम की जगह पर मीर जाफर को गद्दी पर बिठाया गया था। मीर कासिम ने अंग्रेजों के विरुद्ध जाकर के अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ एक गुप्त कूटनीतिक समझौता कर लिया और मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य जब बक्सर का युद्ध हुआ तो मीर कासिम अकेला नहीं था, उसके साथ अवध के नवाब शुजाउद्दौला की फौज और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की फौज भी थी। लेकिन मुख्य बात यही है कि गठबंधन सेना ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के आगे टिक नहीं पाई। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति था, उसका नाम था हेक्टर मुनरो, ठीक है ना, हेक्टर मुनरो था। और इधर मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की ज्वाइंट फोर्स थी। परिणाम क्या हुआ? हेक्टर मुनरो की ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने मीर कासिम की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। ये बक्सर नाम की जगह आज भी है भाई, बिहार में पटना के समीप बक्सर नाम का एक जिला है। संयुक्त सेना पराजित हो गई। अब जैसा मैंने आपको कहा था कि प्लासी के युद्ध में जो काम छूट गया था वो बक्सर के युद्ध ने पूरा कर दिया। प्लासी के युद्ध के बाद कठपुतली नवाब बैठा। बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने शासन में हिस्सेदारी स्थापित कर ली। पूरे बंगाल में द्वैत शासन स्थापित कर दिया गया। मीर जाफर को फिर से नवाब बनाया गया और बंगाल की लूट का सिलसिला अनवरत रूप से जारी रहा। देखिए, भारत में ब्रिटिश शक्ति का प्रभाव स्पष्ट रूप से प्रारंभ हुआ। पूरे भारत में अंग्रेजों की एक धाक स्थापित हो गई। भारत का सबसे समृद्ध प्रांत उनके नियंत्रण में आ गया। बक्सर के युद्ध ने बंगाल पर कंपनी के शासन को पूर्ण रूप से लागू कर दिया। कैसे लागू कर दिया ये मैं आपको बताऊंगा। द्वैत शासन के रूप में व्यवस्थाएं सामने आई। अब बक्सर के युद्ध में मीर कासिम अकेला नहीं था भाई। मीर कासिम को तो दंडित कर दिया, उसे हटा करके मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। लेकिन मीर कासिम के 2 सहयोगी थे, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। इन दोनों के साथ अंग्रेजों ने संधियां की, दोनों को दंडित करना था। इस संधि को इलाहाबाद की संधि कहते हैं। मैं आपको बता दूं, इलाहाबाद की 2 संधियां थी। इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ हुई। कब हुई? 12 अगस्त 1765 को। इस संधि के तहत शाह आलम द्वितीय ने, मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी हमेशा के लिए अंग्रेजों को सौंप दी। इलाहाबाद की द्वितीय संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ हुई। कब हुई? 16 अगस्त 1765 को हुई। और इस संधि के तहत युद्ध की जितनी क्षतिपूर्ति हुई उसकी वसूली अवध के नवाब से करना थी। अवध के नवाब ने कंपनी को क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए देना स्वीकार किया। तो बक्सर के युद्ध का लाभ क्या हुआ? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी उन्हें हमेशा के लिए प्राप्त हो गई। 50 लाख रुपए अवध के नवाब से प्राप्त हुए, जिससे युद्ध का पूरा क्षतिपूर्ति और प्रॉफिट उनका सब हो गया उसमें।
ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद की ज्वाइंटली इसको इलाहाबाद की संधि बोलते हैं, इसके 2 पार्ट हैं, ठीक है भाई। अब बंगाल में एक नई व्यवस्था का श्री गणेश हुआ। यह आपकी मुख्य परीक्षा में इस पर से क्वेश्चन आते हैं। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव बड़ा डिप्लोमेटिक व्यक्ति था, चतुर आदमी था। उसने बंगाल में नवाब को तो बने रहने दिया, लेकिन नवाब की आड़ में उसने कंपनी की सत्ता स्थापित कर ली। बंगाल में क्लाइव ने जिस प्रयोग को किया उसे द्वैध शासन या डायरची के नाम से जाना जाता है। यह द्वैध शासन 1765 से 1772 तक रहा। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया और बंगाल को पूर्ण रूप से कैप्चर कर लिया। यह द्वैध शासन व्यवस्था थी क्या? इलाहाबाद की संधि के अनुसार बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था स्थापित की गई। द्वैध शासन की व्यवस्था मतलब दोहरा शासन। कैसे साहब? भू राजस्व अर्थात दीवानी मामलों की शक्ति कंपनी के पास होगी और प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी नवाब के पास होगी। अब आप देखिए, सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल सेक्टर लैंड रेवेन्यू, दीवानी मामले, ये कंपनी के पास होंगे। बंगाल के दीवानी मामलों का संचालन कंपनी करेगी और प्रशासनिक मामलों का संचालन नवाब करेगा। और नवाब था कठपुतली, तो नवाब किसके इशारे पर काम करेगा? कंपनी के इशारे पर। तो उन्होंने दीवानी मामले भी ले लिए और प्रशासनिक मामले भी ले लिए। दुनिया को दिख रहा है 2 लोग शासन कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में एक ही व्यक्ति का शासन था, एक ही कंपनी का शासन था, क्योंकि नवाब कठपुतली था। 1772 तक आते आते लॉर्ड क्लाइव की जो द्वैध शासन प्रणाली थी ये विफल हो गई। इसके बहुत सारे ड्रॉबैक सामने आए। तो 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स जब हिंदुस्तान आया तो उसने आते साथ ही इस द्वैध शासन व्यवस्था को बंगाल से समाप्त कर दिया और बंगाल अब पूर्ण रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ चुका था। तो ये द्वैध शासन प्रणाली भाई आप याद रखिएगा, डायरची सिस्टम है ना। हालांकि द्वैध शासन प्रणाली का प्रयोग इसके पहले भी हो चुका है। लॉर्ड क्लाइव इस व्यवस्था का जन्मदाता नहीं है। इस व्यवस्था का प्रयोग फ्रांसीसी पहले ही कर चुके थे। मीर जाफर दोबारा नवाब बने 1763 से 1765 तक। मीर कासिम को हटा करके मीर जाफर को नवाब बनाया गया था। मैंने बताया था बक्सर के युद्ध के समय, है ना। मीर जाफर दूसरी बार नवाब बने। ये सब बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो इसलिए अगली शीट पर आ जाते हैं हम। नजमुद्दौला बंगाल के नवाब बने। 1765 से 1766 तक शासन किया। अब ये सब नाम मात्र के नवाब थे, कठपुतली नवाब थे, अयोग्य भी थे, उतनी योग्यता भी नहीं थी उनके भीतर। फरवरी 1765 में मीर जाफर के पुत्र नजमुद्दौला को बेंसी टार्ट ने बंगाल का नवाब घोषित किया। बाद में नजमुद्दौला को 50 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देकर के लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने सत्ता अपने हाथों में ले ली। अब बंगाल के नवाब अंग्रेजों के पेंशनर बन चुके थे। अभी इनको मिल रही 50 लाख रुपए पेंशन, धीरे धीरे इनकी पेंशन भी कम होती जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि पेंशन समाप्त होती जाएगी और लात मार के इनको बंगाल से बाहर कर दिया जाएगा। मीर जाफर अगर ये चीज़ पहले से देख लेता, दूरदर्शी होता, तो इस प्रकार की हरकतें नहीं करता, क्योंकि प्लासी के युद्ध ने और बक्सर के युद्ध ने हिंदुस्तान के भाग्य को, चरित्र को बदल करके रख दिया। फिर सैफुद्दौला बने। सैफुद्दौला 1766 से 1770 तक शासन किया इन्होंने, है ना। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की समस्त जिम्मेदारी इन्होंने अंग्रेजों को सौंप दी। सब कुछ अंग्रेजों को सौंप दिया। अंग्रेजों ने इनकी पेंशन 50 लाख रुपए से घटा करके कितनी कर दी? 12 लाख रुपए। देखिए अंग्रेज धीरे धीरे पर काटते हैं, तब इन्होंने पेंशन घटा दी। नजमुद्दौला गए, सैफुद्दौला गए तो मुबारकुद्दौला आए। ये भी नाम मात्र के कठपुतली नवाब थे, बंगाल का अंतिम नवाब, ठीक है ना। अंग्रेजों ने इसकी पेंशन घटा करके 10 लाख रुपए कर दी। 50 से 12, 12 से 10, इसके बाद खत्म ही हो जाएगी। 1772 में तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने नवाब के पद को समाप्त कर दिया। और वॉरेन हेस्टिंग्स का जो ये काम था, इसको मंजूरी मिल गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता के, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। और ये जो सुप्रीम कोर्ट था ये रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गठित हुआ था। मैं आपको बता दूं, रेगुलेटिंग एक्ट लगभग 1773 के आसपास पारित हुआ था और उसी के तहत ये सब व्यवस्थाएं हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बनकर के, गवर्नर जनरल बनकर के आया और उसने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको सहयोग दिया।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे, इनको नाम याद रखिएगा। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गठित सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पहले मुख्य न्यायाधीश। ये मुबारक उद्दौला को फैंटम कहते थे, बेताल की संज्ञा देते थे, जो हमेशा छुपा ही रहता था, इसकी शक्तियाँ कभी सामने आ नहीं पाई।